हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम फिर से बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 4 के ऊपर ऑलमोस्ट जो कंसेप्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो। तो यहाँ पे और इस वीडियो में हम लेसन नंबर 4 का कर देंगे, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेसन नंबर 4 में देखना क्या था, रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिजाइन। और आज की वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या रहेगा, रिसर्च डिजाइन, कि रिसर्च डिजाइन जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे चाहे 9667836006 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है, हम सब जानते हैं जो रिसर्च है, ठीक है, वो करना तो अपने आप में एक है ही टिपिकल टास्क, लेकिन जो रिसर्च है उसे रिप्रेजेंट करना, उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करना, वो भी एक क्या है, डिफिकल्ट काम हो सकता है। क्योंकि एक रिसर्च जहाँ पे हो सकता है डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज हुई हो, अलग अलग चीजें समझाई गई हों और बिल्कुल डीप में समझाई गई हों, ठीक है, डीप में नॉलेज को यूज किया गया हो, तो उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी होता है ताकि सामने वाले को वो इजीली समझ में आ जाए। तो उसी के बारे में बात करते हैं कहाँ पे, रिसर्च डिजाइन के अंदर, कि रिसर्च का डिजाइन जो है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आफ्टर डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज प्रिपेयरिंग द डिजाइन। यानी कि हमने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बात की थी प्रीवियस वीडियो में। जब हम रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि रिसर्च जो है वो हमें किस टॉपिक पे करनी है, कौन सा टॉपिक बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि रिसर्च करना इसे जरूरी नहीं है, हम अपना इंटरेस्ट देख के रिसर्च करते हैं, क्योंकि मल्टीपल फील्ड से रिसर्च करने के लिए हम हर फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन हमें किस फील्ड में करना है, हमें हमारा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, किस में जरूरत है, ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बहुत जरूरी है पता लगाना। तो रिसर्च प्रॉब्लम की बारे में बात हमने की कर ही ली, और उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या आता है कि हम डिजाइन को प्रिपेयर करें कि हम उस रिसर्च को किस तरीके से कंडक्ट करने वाले हैं। अब इसके बाद क्या आता है, ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट विच इज पॉपुलरली नोन एज रिसर्च डिजाइन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। अ रिसर्च डिजाइन इज अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। यानी कि यहाँ पे हम कुछ कंडीशन सेट कर लेते हैं कि हम किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करेंगे और कैसे उस डाटा को हम एनालाइज करने वाले हैं ताकि रिसर्च जो है वो और ज्यादा बेहतर बनाई जा सके, ठीक है। यानी कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके ऊपर कुछ शर्तें लगती हैं, तो वही शर्तें यहाँ पे भी हैं, यही वही कंडीशंस यहाँ पे भी हैं कि हमें रिसर्च का जो डिजाइन है वो कुछ कंडीशंस के अंदर क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। और यही नहीं, जो हम डाटा कलेक्ट करने वाले हैं रिसर्च के लिए, ठीक है, उसका कलेक्शन, उसका एनालिसिस, वो भी हमें कुछ कंडीशन के साथ करना पड़ता है इन अ मैनर that aims to combine relevance to research purpose with economy in procedure, ठीक है, ताकि हम एक तरह से उस रिसर्च को एनालाइज भी कर पाएं, ठीक है, कंबाइन भी कर पाएं, और रियल लाइफ में उसे कैसे यूज करते हैं वो भी हम यहाँ पे समझ पाएं। यानी कि रेलिवेंट होना चाहिए ना, हम जो भी रिसर्च करते हैं उसका रेलिवेंट होना क्या है, बहुत जरूरी है। क्योंकि रिसर्च सिर्फ ये नहीं होती कि हमें सिर्फ कोई चीज खोजनी है, ठीक है, हमें एक तरह से वहां पे अपना माइंडसेट रखना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड माइंडसेट, है ना, कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपने रिसर्च के बेस पे। जो भी हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल को फेस करनी पड़ रही हो, या फिर उसका कई बार लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि भाई पर्सनल प्रॉब्लम जब सॉल्व कर लिया आपने तो उसे आप पब्लिक डोमेन में भी डाल दो, जैसे पब्लिक डोमेन में वो चीज आएगी तो हो सकता है और लोगों की भी क्या हो जाए, उससे हेल्प हो जाए। तो वही चीज यहाँ पे है। इनफैक्ट रिसर्च डिजाइन इज कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर विद इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। यानी कि एक तरह से आप ये मान लो, रिसर्च डिजाइन जो है ना वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके तहत कोई भी रिसर्च जो है वो कंडक्ट किया जाता है। यानी कि जैसे अब ये मान लो कि रिसर्च करने के लिए प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे हम कोई भी जब काम करते हैं तो हम उसके लिए प्लानिंग, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम उसके लिए प्लान करते हैं कि हमें कौन सी चीज किस अकॉर्डिंग करनी है। सेम ऐसे ही जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम हमारा पहला स्टेप था फाइंड आउट करने का कि भाई हमें किस टॉपिक पर रिसर्च करना है, किस पे रिसर्च करने में हमारा इंटरेस्ट है, क्या जरूरी है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉब्लम क्या आती है कि हम उसका स्ट्रक्चर तैयार करें, पूरा का पूरा प्लानिंग करें उसके बारे में कि हम कैसे कैसे उस रिसर्च को कंडक्ट करने वाले हैं, ताकि जब हम उस रिजल्ट को कहीं पे प्रेजेंट करें उस रिसर्च को तो वो अच्छे तरीके से यूज हो पाए, ठीक है, लोगों को समझ में आ पाए। तो वही चीज यहाँ पे है
तो देखो लास्ट पॉइंट में से बता भी दिया अच्छे से, ठीक है, कि रिसर्च डिजाइन जो है वो एक ऐसा कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विद इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द ब्लूप्रिंट फॉर द कलेक्शन। एक तरह से ये क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है किसके लिए, कलेक्शन के लिए, मेजरमेंट के लिए एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ये तीनों चीज करते हैं हम यहाँ पे। डाटा को कलेक्ट करना भी समझते हैं कि कौन सी डाटा कलेक्ट करनी है, क्योंकि भाई कलेक्शन के भी हम मोड्स पढ़ेंगे आगे, कलेक्शन के भी बहुत सारे मोड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें किस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है, हमारे लिए कौन सा डाटा रेलिवेंट रहेगा हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग, क्योंकि डाटा तो बहुत सारा अवेलेबल है ना, और सब कुछ जो है ना हमारे रेलिवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डाटा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होता है, अलग टॉपिक के ऊपर होता है, लेकिन जिस टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी है हम उसके हिसाब से देखेंगे कि हमें कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, और एक बार डाटा कलेक्ट कर लिया उसका एनालिसिस भी क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है, तो एनालिसिस भी करना क्या है, काफी जरूरी रहेगा, और मेजरमेंट भी। तो ये सब हम कहाँ पे करते हैं, रिसर्च डिजाइन के अंदर करते हैं। तो उम्मीद है आपको रिसर्च डिजाइन का बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट समझ में आ गया। आप यूँ मान लो, इसको आप रिसर्च प्लानिंग भी कह सकते हो, कि हम रिसर्च जो है वो किस तरीके से करने वाले हैं, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं कि हम अपने रिसर्च को बेस्ट तरीके से कर पाएं, ठीक है, हमें किसी तरह की कुछ खास दिक्कतें ना देखने को मिले। अब इसके अलावा से कौन कौन से स्टेप होते हैं वो समझते हैं। तो अगला पॉइंट क्या आता है, रिसर्च डिजाइन हाईलाइट्स डिसीजंस विच इंक्लूड। अब इसके अंदर कौन कौन से डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं रिसर्च डिजाइन के अंदर, वो समझते हैं। तो पहला क्या आता है, द नेचर ऑफ द स्टडी, यानी कि जिस भी चीज के बारे में रिसर्च करने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, उसका नेचर किस प्रकार का है। तो हमें नेचर समझ में आना भी क्या है, बहुत जरूरी है। यानी कि हमने इसके बारे में बात पहले भी की थी कि जब तक हमें अपने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है, अच्छे से, तब तक हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले समझना होता है अपने खुद के टॉपिक को कि मैं किस पर रिसर्च कर रहा हूं, ताकि हम फोकस्ड रह के क्या कर पाए, रिसर्च कर पाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो बिल्कुल भी। दूसरा पॉइंट क्या आता है, पर्पस ऑफ स्टडी, कि भाई स्टडी का पर्पस क्या है, क्योंकि मैंने बोला था ना रिसर्च विदाउट स्टडी कभी नहीं होता। रिसर्च सिर्फ हम इसलिए नहीं करते कि मुझे रिसर्च करना है इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूं, नहीं भाई, उस रिसर्च का कुछ ना कुछ पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स होने बहुत जरूरी होते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं वो चीज, क्या वो चीज सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या फिर खुद के लिए बेनिफिशियल है, क्यों कर रहे हैं, तो वो जरूरी है, यानी कि फायदेमंद क्यों है वो रिसर्च, तो पर्पस ढूंढना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, लोकेशन वेयर द स्टडी वुड बी कंडक्टेड, यानी कि हो सकता है कि भाई मान लेते हैं कुछ रिसर्च है वो किसी मार्केट में जाके होगी, किसी जगह पे जाके होगी, तो हमें वो पता लगाना होता है कि हम अपना रिसर्च जो है वो किस जगह पे करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कोई पर्सन जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसी स्पीसीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है जो अभी शायद एक तरह से पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, जो नई नई आ रही हैं स्पीसीज, क्योंकि आप सबको पता होगा नई नई स्पीसीज जो है हमेशा क्या होती है, आती रहती हैं, तो उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्हें जंगल में जाना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे जंगलों में जहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स पाए जाने के चांसेस जो हैं, वो स्पीसीज पाए जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि लोकेशन वेयर द स्टडी वुड बी कंडक्टेड, लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे वो स्टडी जो है वो क्या होगी, कंडक्ट की जाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आता है, द नेचर ऑफ डाटा रिक्वायर्ड, भाई किस तरह का डाटा हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि डाटा तो बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन हमें किस चीज की डाटा की जरूरत है, हम उसके बारे में समझेंगे, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड डाटा कैन बी कलेक्टेड, अब डाटा पता लग गया किस तरह का चाहिए, लेकिन कहाँ से मिलेगा ये, वो ही पता लगाना बहुत जरूरी है। तो डाटा कहाँ से मिलेगा वो हम पता लगाएंगे। तो फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड डाटा कैन बी कलेक्टेड, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड डाटा है वो कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है, व्हाट टाइम पीरियड द स्टडी वुड कवर, यानी कि कौन सा टाइम पीरियड है जब हम वो स्टडी जो है वो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। सेवंथ, टाइप ऑफ सैंपल डिजाइन दैट वुड बी यूज्ड, हमें फिर सैंपल डिजाइन बनाना पड़ेगा कि हम क्या यूज करने वाले हैं, कौन सा सैंपल डिजाइन यूज करने वाले हैं, उसका प्रकार क्या रहने वाला है, वो उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक प्लानिंग, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एथ पॉइंट क्या आता है, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन दैट वुड बी यूज्ड, क्योंकि डाटा कलेक्शन के बहुत से तरीके होते हैं, मेनली दो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, बाकियों के बारे में बात करेंगे। तो वो जो डाटा कलेक्शन है वो हम किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है, यानी कि टेक्निक्स क्या होगा डाटा कलेक्शन का, हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने वाले हैं कि खुद ग्राउंड जीरो से रिसर्च करने वाले हैं, या फिर किसी पर्सन ने पहले से ही उस टॉपिक के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर बारे में रिसर्च कर रखी है, हम उसको उठाएंगे, ठीक है, हम उसको स्टडी करेंगे, फिर बाद में फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो वो मर्जी होती है हमारी कि हम प्राइमरी कलेक्शन करें, सेकेंडरी कलेक्शन करें, तो हमें किस तरह का टेक्निक यूज करना है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद क्या आता है, मेथड्स ऑफ डाटा एनालिसिस वुड बी अडॉप्टेड, फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने डाटा को किस तरीके से एनालाइज करेंगे, यानी कौन से
से ऐसे मेथड हमारे लिए सही रहेंगे जिसके जरिए हम इजीली डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, वो समझेंगे। 10th पॉइंट क्या आता है, मैनर इन विच रिपोर्ट वुड बी प्रिपेयर, फिर वो तरीका जिसके जरिए फाइनली हम अपना रिपोर्ट जो है वो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। यानी कि इन 10 क्वेश्चंस के बारे में बात की जाती है कहाँ पे, रिसर्च डिजाइन के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किसी कौन कौन सी चीजें हैं जो रिसर्च डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हम रिसर्च डिजाइन के अंदर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वो 10 इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको हम डिस्कस करते हैं रिसर्च डिसीजंस के नाम पे, रिसर्च डिजाइन डिसीजन के नाम पे। इसके बाद क्या आता है, फीचर्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये समझते हैं। यानी कि जो अलग अलग रिसर्च डिजाइन है उसके फीचर्स क्या रहने वाले हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो फीचर्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, तो यहाँ पे हमारे पास 3 फीचर्स हैं रिसर्च डिजाइन के ऊपर। अब पहला फीचर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्लान दैट आइडेंटिफाइज टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च प्रॉब्लम। यानी कि हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा जिसके जरिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप के और कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत लगेगी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को लेके। यानी कि हम सब जानते हैं भाई रिसर्च को लेके प्रॉब्लम तो आई, रिसर्च प्रॉब्लम तो है ही एक, ठीक है, जिसके ऊपर हमें क्या करनी है, रिसर्च करनी है। लेकिन हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रहने वाले हैं उसको लेके, भाई उसका कोई पर्सन आर्टिकल पढ़ के रिसर्च क्रिएट करेगा या फिर कुछ प्रीवियस रिसर्चेस पढ़ेगा कि प्रीवियस रिसर्चर्स ने किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट की थी, ठीक है। इसके अलावा न्यूज़ की हेल्प सकता है, मैगजीन की हेल्प ले सकता है, बुक की हेल्प ले सकते हैं। तो हमें टाइप्स और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर पता होने चाहिए जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें रिसर्च प्रॉब्लम को सोल्व करने में। दूसरा पॉइंट क्या आता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्ट्रेटेजी दैट स्पेसिफाइज मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस व्हिच वुड बी अडॉप्टेड। ऊपर ही बात की थी इसके बारे में, यानी कि हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जहां पे हम बात करेंगे कि हम डाटा कलेक्शन के लिए कौन कौन से मेथड्स को यूज करने वाले हैं एंड एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से मेथड को अडॉप्ट करने वाले हैं। सब कुछ हमें क्या होना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए। यूं नहीं कि रिसर्च स्टार्ट कर दिया बाद में देखेंगे कि भाई जो चीज आएगी सामने उसके हिसाब से देखेंगे कि हमें कौन कौन से मेथड, नहीं, पहले ही हमें अपनी प्लानिंग में सारी चीजें शामिल करनी पड़ेंगी। तीसरा पॉइंट क्या आता है, इट ऑल्सो स्पेसिफाइज टाइम पीरियड ऑफ रिसर्च एंड मॉनेटरी बजट इन्वॉल्व। हमें भी देखना पड़ेगा कि वो रिसर्च जो है वो कितने टाइम के लिए करनी है, क्योंकि रिसर्च में टाइम एंड पैसा दोनों लगता है और दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। क्योंकि जब आप टाइम लगा रहे हो तो जितना ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, ठीक है, उतना ज्यादा हैक्टिक बनती चली जाएगी क्या, वो रिसर्च जॉब, ठीक है। तो टाइम का पहले पता लगना बहुत जरूरी है कि कितना टाइम हमें इन्वॉल्व करना है उस पर्टिकुलर रिसर्च में और कितना पैसा, यानी कि कितना मॉनेटरी रिसोर्स हमें उसकी हमें जरूरत पड़ेगी उस रिसर्च को कंडक्ट करने में। तो वही चीज यहाँ पे है, it also specifies time period of research and monetary budget involved in the conducting of the study, which comprise 2 major constraints of undertaking any research। तो इस तरीके से हम जो है ना कोई सा भी रिसर्च जो है इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 2 सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमने डिस्कस कर लिए। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होगा हमें पता है उतना ज़्यादा मॉनेटरी एक्सपेंसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि कुछ पर्सन इन्वॉल्व होंगे उस रिसर्च के अंदर, उनकी सैलरी जाएगी, या फिर अगर हम मान लेते हैं कोई खुद भी उस चीज में काम कर रहा है, उसका भी टाइम इन्वॉल्व हो रहा है ना। अगर वो वहां पे टाइम इन्वॉल्व नहीं करता तो वो कोई ऐसा काम करता जहां से उसको इनकम मिलती, ठीक है। अगर वो यहाँ पे टाइम दे रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मॉनेटरी एक्सपेंस तो फिर भी हो रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, तो जरूर ध्यान रखना। तो ये 3 हमारे क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके, रिसर्च डिजाइन के। इसके बाद हमारे पास टाइप्स आती हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन। अगर एक अच्छा रिसर्च डिजाइन बनाया गया है तो उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली हैं। 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला क्या आता है, मेथड्स ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। सबसे पहला वही घिसे पिटे पॉइंट जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किए थे, ठीक है, घिसे पिटे तो नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमें डाटा किस तरीके से कलेक्ट करना है, इनकी मेथड्स क्या रहेंगे जिनके जरिए हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। क्योंकि रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाटा, यानी कि मुझे वो डाटा इजीली अवेलेबल होना चाहिए जिसकी मुझे क्या है नीड है, जिसकी मुझे जरूरत है। तो वही चीज यहाँ पे है
तो मेथड्स क्या होंगे जिनके जरिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, स्किल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्चर एंड हिज हर स्टाफ। फिर देखा जाता है कि स्किल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसर्चर है या नहीं है, यानी कि उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर काम करना है तो कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी रिसर्च करने के लिए। जैसे जब हम बात कर रहे थे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में तो हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे ना कि रिसर्च प्रॉब्लम अपने अकॉर्डिंग चूज होता है कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है या नहीं है, मुझे उस फील्ड में नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, बैकग्राउंड स्किल्स मेरे पास है या नहीं है, क्योंकि बिना स्किल की रिसर्च नहीं होती। रिसर्च जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी बात की जंगल में जाकर रिसर्च करना है तो वो वही कर पाएगा जिसे प्लांट्स के बारे में नॉलेज है, स्पीसीज के बारे में नॉलेज है, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में नॉलेज है कि कौन से खतरनाक हो सकते हैं, कौन से खतरनाक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई सब कुछ का पता होना चाहिए, यानी कि स्किल्स की जरूरत पड़ती है हर फील्ड में। तो वही चीज यहाँ पे है कि उस रिसर्च के अकॉर्डिंग स्किल्स भी अवेलेबल होने चाहिए रिसर्चर के पास और रिसर्चर भी अवेलेबल हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम स्टडीज। फिर हमें ऑब्जेक्टिव देखने पड़ेंगे, यानी कि पर्पस क्या है भाई, क्या ऑब्जेक्टिव है उस रिसर्च को कंडक्ट करने के पीछे, ठीक है, वो पता होना चाहिए कि मोटिव, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बात करते हैं ना कि मोटिव पता होना चाहिए कि क्यों हम वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं या फिर क्यों हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम स्टडीज। भाई नेचर क्या है उस रिसर्च प्रॉब्लम के स्टडी का। और लास्ट और फिफ्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, अवेलेबल मनी एंड टाइम। भाई कितना पैसा अवेलेबल है आप लोगों के पास, मतलब रिसर्चर के पास कितना पैसा और टाइम अवेलेबल है उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं एक रिसर्च के अंदर। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लिया, फीचर्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है। फिर हमने रिसर्च डिजाइन, हाईलाइट्स, डिसीजंस के बारे में बात कर लिया और रिसर्च डिजाइन होता क्या इसके बारे में बात कर लिया। लास्ट टॉपिक रह गया है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। अगर इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया होगा तो उसको थोड़ा डीप में भी करवाऊंगा मैं जब सीरीज खत्म कर दूंगा, अभी सिर्फ हम समझ लेते हैं इसे, ठीक है। पहला हमारा क्या आता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। इस बात का मतलब क्या है कि हम अपने रिसर्च के हर एक पहलू को डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल पे, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उस प्रॉब्लम को अच्छे से पहले समझेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है, और किन किन एस्पेक्ट पे फोकस करना है उन सब के बारे में बात करते हैं यहाँ पे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी वर्ड का मतलब क्या है, एक्सप्लोर करना, एक तरह से आप समझ लो कि हम एक्सप्लोर करेंगे अपने ही प्रॉब्लम को, अपने ही रिसर्च डिजाइन को। दूसरा क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। अब डिस्क्रिप्टिव यानी उस चीज को अच्छे से हम पहले लिखेंगे, थोड़ा और डीप में जाएंगे उसके। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल्स, ठीक है, जो उस रिसर्च पे इंपैक्ट डाल सकते हैं, उसे अफेक्ट कर सकते हैं, उनको अच्छे से समझेंगे, उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसको समझेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिजाइन। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं कि हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। इसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव में भी कर लेता हूं, क्योंकि हाइपोथेसिस क्रिएट करना ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहीं उसी के हिसाब से हम जो है ना अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं और ज्यादा नॉलेज गैदर करते हैं। और हम सब जानते हैं हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि असम्पशन के ऊपर वो चीजें बेस्ड हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हो या फिर उसका वो गलत भी हो, वो डिपेंड करता है उसका टेस्ट कैसा रहा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है ना, कई बार हो भी सकता है कि हाइपोथेसिस बन ही ना पाए। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रीवियस कोई भी डाटा अवेलेबल ही नहीं है उस रिसर्च के बारे में। हो सकता है आप किसी नए टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, और जब भी हम किसी नए टॉपिक पर रिसर्च करने की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई भी प्रीवियस डाटा अवेलेबल नहीं होता, देन आप हाइपोथेसिस भी नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास कुछ मानने के लिए है ही नहीं, आपकी नॉलेज में कुछ है ही नहीं, आपको सब कुछ नया गैदर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला केस हो सकता है, ऐसे केसेस में हाइपोथेसिस मुश्किल होता है बनना। दूसरा, कुछ नॉलेज अवेलेबल है तो आप कम हाइपोथेसिस बना सकते हो, मतलब हाइपोथेसिस जो है उसके चांसेस कम होंगे सक्सेसफुल होने के। ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो इजीली हाइपोथेसिस बन सकती है, एक सक्सेसफुल हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। फिर लास्ट में क्या आता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिजाइन। अब आपने हाइपोथेसिस बना तो ली, उसका टेस्ट करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रिसर्च डिजाइन बनाते हैं कि हम किस तरीके से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने वाले हैं, और हाइपोथेसिस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, क्या वो हाइपोथेसिस उस प्रॉब्लम को सोल्व कर भी पाएगी, नहीं कर पाएगी, किस लेवल तक सही रहेगी, सबके बारे में समझते हैं यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिजाइन के अंदर। तो ये 3 टाइप के रिसर्च डिजाइन होते हैं। पहला एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, जिसको हम बेसिक बोलते हैं उसका। दूसरा डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन, और तीसरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिजाइन।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 4 क्या होता है, फिनिश होता है। हमने रिसर्च प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया डीप में चैप्टर में, एंड डिजाइन को भी डिस्कस कर लिया आज की वीडियो में। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 5 की। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग हर एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हो, और उम्मीद ये भी है कि आपको समझ में भी आ रहा है। तो और फिर भी अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो, कोई भी डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कोई भी सजेशन हो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नोट्स के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो, अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।